नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकुर पारिक और आज से हम लोग पढ़ रहे हैं करंट अफेयर को लेकर स्पेशल क्लासेज। करंट अफेयर अर्थात समसामयिक मुद्दे आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्री परीक्षा में लगभग 60% प्रश्न इसी टॉपिक से आते हैं, तो वहीं मेंस में आपको अपने उत्तरों में करंट और स्टैटिक नॉलेज दोनों का समावेश करना होता है। इसी तरह इंटरव्यू तो पूरा का पूरा करंट पर ही आधारित होता है। करंट टॉपिक जो उस समय चल रहा होता है, साक्षात्कार बोर्ड आपसे उसी की अपेक्षा करता है। अब कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर बताइए करंट अफेयर किस किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता हूं कि यूपीएससी के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट हैं या जितने भी प्रश्न हैं, सभी के अंदर आपको करंट अफेयर कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ दिखता है। इसलिए करंट अफेयर को एक अलग सब्जेक्ट न मानते हुए जितने भी सब्जेक्ट है उनके साथ में ही मानकर आपको स्टडी करनी चाहिए। और उसके साथ ही जिन विद्यार्थियों का पीसीएस भी टारगेट है, उनके लिए भी करंट अफेयर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपीएससी की तर्ज पर विभिन्न राज्यों के लोक सेवा आयोग अपने पेपर बना रहे हैं और अपने प्रश्नों में करंट अफेयर को डाल रहे हैं। अब हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें रणनीति बनानी चाहिए। तो सबसे पहला रूल मेरी क्लास का ये होगा, किसी भी तरीके का रट्टाफिकेशन आपको नहीं करना है, क्योंकि आज आप रटोगे, हो सकता है आप 2022 का प्रीलिम्स दे रहे हो, तब तक आपको याद भी नहीं रहेगा। उसको रटने की बजाय आपको 360 डिग्री अप्रोच पर कार्य करना होगा। मतलब उससे जुड़े हुए जितने भी फैक्ट है, कॉन्सेप्ट है, उन सबको एक साथ आपको याद करना होगा, समझना होगा। उसके साथ ही करंट अफेयर को एक टॉपिक ही नहीं मानकर एक टूल मानना है, एक उपकरण मानना है। किसके लिए? स्टैटिक रिवीजन के लिए। होता यह है कि आपने जितने भी सब्जेक्ट पढ़े हैं, ट्रेडिशनल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, उन सारे के सारे सब्जेक्ट को आपको करंट अफेयर से जोड़ना है। करंट अफेयर से आप अपने नोट्स को उनके साथ जोड़ते रहो और इंटरलिंक करने की कोशिश करो। दोस्तों, यूपीएससी मेंस में जब आपको आंसर राइटिंग करनी है, तो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष आपके लिए यही इंटरलिंक होगा। उसके अलावा कुछ फैक्ट्स है जो आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। अभी मैंने कहा है कि रटना मना है और अब मैं खुद ही कह रहा हूं आपको फैक्ट याद करने, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी वीडियो में इस तरीके से आपको बताऊंगा, इस तरीके से बार बार बताऊंगा कि जो फैक्ट आपको याद हो करने हैं, वो अपने आप आपको मेमोराइज हो जाएंगे बिना किसी रट्टाफिकेशन के। और सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपको करंट अफेयर के किसी भी टॉपिक के साथ करना है, वो है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, सिर्फ ऊपरी सतह से आपको पता नहीं होना चाहिए। आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता हो, जिससे आप उत्तर लेखन में या साक्षात्कार में आसानी से समझा सके अपनी बात को। तो इस इतनी अप्रोच का अगर आप उपयोग कर लेंगे, तो आप अपने आप एक अच्छे यूपीएससी एस्पिरेंट बन जाएंगे, आपके नंबर अच्छे आएंगे। अब देखते हैं इन सारी रणनीतियों का एक करंट अफेयर के अंतर्गत उपयोग। एक छोटी सी न्यूज है दोस्तों आपके सामने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुअल मैक्रोन ने क्या करा? रवांडा नरसंहार 1994 में हुआ था, उसके लिए कहा कि हमारा देश जिम्मेदार है। इसके लिए अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए उन्होंने माफी मांगी। 1994 में दो कम्युनिटी के बीच में एक हत्याकांड हुआ था, एक गृह युद्ध हुआ था, उसके लिए अपनी भूमिका को स्वीकार करते हुए वो माफी मांगते हैं। एक छोटी सी न्यूज है, अखबार में मुश्किल से 7-8 लाइन में आई होगी। उस न्यूज का यूपीएससी एस्पिरेंट किस तरह से उपयोग करते हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले तो देखिए, परीक्षा के तीनों चरणों में वो उपयोगी है या नहीं है। जी हाँ, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार, तीनों के लिए ही ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। प्री में कहां कहां से इस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं? सबसे पहले आपके सामने एक टॉपिक आया है, रवांडा नरसंहार। तो रवांडा की ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, इसके पड़ोसी देश, राजधानी, इसकी विश्व मानचित्र में वो अवस्थिति, ये सारे की सारी हमें पता हो तो ज्योग्राफी का काम हो जाएगा। दो जातियों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उन दो ट्राइब्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए। इसका इतिहास पता होना चाहिए कि आखिर ऐसा नरसंहार क्यों हुआ और वहां पर क्या गवर्निंग पैटर्न है, वहां का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे? प्रारंभिक परीक्षा की पूरी तैयारी कर पाएंगे। अब हम आते हैं दूसरे चरण में, मेंस में। मेंस में पेपर 1 के अंतर्गत वर्ल्ड हिस्ट्री में ये टॉपिक आप बहुत महत्वपूर्ण है। अब वो जमाने गए दोस्तों, जब क्या पूछे जाते थे वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन? प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम बताइए। अब हिस्ट्री में भी आपसे अपडेशन की नीड होती है। उसी के साथ आईआर का भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्यों आखिर एक देश के राष्ट्रपति ने इतने साल बाद दूसरे देश से माफी मांगी और इसमें उसकी कौन सी पॉलिसी है, और इससे विकसित और विकासशील देशों में इस तरीके की माफी से आखिर क्या
होता है। और इसी के साथ ये पेपर 4 इथिक्स का भी टॉपिक है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि पुरानी गलती के लिए अब माफी मांगने से क्या फायदा होता है। इसको आप ऐसे में भी जोड़ सकते हैं। इसी के साथ परीक्षा के तीसरे चरण इंटरव्यू में डायरेक्ट अगर टॉपिक आ गया, आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड हो, विशेषकर ये उन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें कोरोना काल के तुरंत बाद साक्षात्कार होने हैं, और आपका हिस्ट्री बैकग्राउंड है तो आपसे ये टॉपिक आराम से पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं प्रीलिम्स के लिए भूगोल पर। रवांडा नाम आते ही आपको क्या होना चाहिए, जिस जब भी आप करंट अफेयर पढ़ो या कोई न्यूज देखो, वहां पर आपको कोई नए देश, नए शहर, नया द्वीप आदि भौगोलिक स्थिति का पता चले, तो सबसे पहले आप अपनी एटलस में उसको खोजो। इससे क्या होगा, इससे आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो अपने आप तैयार हो जाएंगे। तो ये अगर आप एटलस में खोजोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मध्य अफ्रीका में स्थित है, अफ्रीका के मिडिल पार्ट में स्थित है, और यह एक स्तनरुद्ध देश है। कौन सा देश है, अंग्रेजी में कहेंगे लैंड लॉक कंट्री। अब आप अपने पुराने नोट्स खंगालिए और पता बताइए मुझे कि स्तनरुद्ध देश क्या होता है। स्तनरुद्ध या लैंड लॉक कंट्री वह देश होता है जिसके चारों तरफ स्थलीय स्थल हो, जिसकी सीमाएं केवल स्थल भाग से या विभिन्न देशों से जुड़ी हो, उसकी कोई भी सीमा समुद्र को नहीं छूती हो, उसे क्या कहते हैं हम, स्तनरुद्ध देश। आप बताइए, आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी है, बताइए कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश स्तनरुद्ध देश है। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। नेपाल और भूटान क्या है, स्तनरुद्ध देश है। इसी तरीके से रवांडा भी एक स्तनरुद्ध देश है। फिर से आते हैं टॉपिक पर, इसकी राजधानी क्या है, तो आपको अपने आप मैप में ही पता लग जाएगा कि इंकित है, किगाली इसकी राजधानी है। अब हम देख लेते हैं इसके पड़ोसी देश। तो इसके उत्तर में कौन सा देश है, युगांडा। इसके पूर्व और दक्षिण पूर्व में है तंजानिया, पूर्व और दक्षिण पूर्व में तंजानिया है। इसके दक्षिण में है बुरुंडी, और इसके पश्चिम में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो परीक्षा में एक लेवल आगे होकर इसके पड़ोसी देश पूछे जा सकते हैं, तो युगांडा, तंजानिया, बुरुंडी और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। इसकी अगर स्थिति हम देखें तो ये 0 डिग्री जो रेखा है, जिसे हम भूमध्य रेखा या इक्वेटर कहते हैं, उसके थोड़े से दक्षिण में है। तो यहाँ पर जलवायु कौन सी होगी, भूमध्य रेखीय जलवायु होगी। और इसके साथ ही ये अफ्रीका के महान झीलों वाले क्षेत्र में है। अफ्रीका का वो क्षेत्र जहां पर बहुत सारी झीलें हैं, वहां पर ये स्थित है। तो दोस्तों, एक छोटी सी न्यूज है, उससे हमने लगभग 7-8 फैक्ट तैयार कर लिए। परीक्षा में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। इसी तरीके से जब भी आपको कोई स्थल की जानकारी मिले अननोन, आप अपने करंट अफेयर के साथ उस एक भूगोल के पेज को जोड़ने, आपकी तैयारी सुचारू रूप से होती रहेगी। अब आते हैं हम इसकी जनसंख्या संगठन पर। आखिर कौन सी दो ट्राइब्स के बीच में झगड़ा हुआ था और उसकी क्या हिस्ट्री है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको कहा रटना मना है, बिल्कुल आप किसी भी तरीके का रट्टाफिकेशन नहीं करना है। इसे एक कहानी के जरिए समझिए कि आखिर वहां पर क्या, कौन सी कम्युनिटी रहती थी और कैसे उन दो कम्युनिटियों के बीच में इतना ज्यादा झगड़ा हुआ कि एक गृह युद्ध की नौबत आ गई। तो दोस्तों, वहां पर दो कम्युनिटी रहती थी रवांडा में। जो बहुसंख्यक जाति है उसे बोला जाता है हुतू कम्युनिटी, और जो वहां पे माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक है वो है तुत्सी समुदाय। तो हुतू समुदाय किसमें था, मेजोरिटी में था, और तुत्सी क्या था, माइनॉरिटी में। लेकिन तुत्सी समुदाय भले ही संख्या में अल्पसंख्यक था, लेकिन अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से वो हुतुओं के खिलाफ, हुतुओं के अगेंस्ट काफी मजबूत था। वो मजबूत था। इसलिए क्या होता है, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो या पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट आता है बहुराष्ट्रवाद, बहुसंख्यकवाद। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है जब भी किसी देश के अंतर्गत अल्पसंख्यकों का ज्यादा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्थान होता है, तो उसके खिलाफ जो वहां की मेजोरिटी पॉपुलेशन है उनमें एक रिवोल्ट होता है, जिसे क्या कहा जाता है, बहुसंख्यकवाद, मेजोरिटिज्म। ठीक है। तो इस अपने आप इन तुत्सियों के खिलाफ हुतू समुदाय में नाराजगी थी। हुतू समुदाय चाहते थे कि इस देश में चूंकि हम बहुसंख्यक है, इसलिए हमारा अधिकार चले। और इस खाई को बढ़ाने का काम करा बेल्जियम ने। किसने करा, बेल्जियम ने। फिर से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में ले जाता हूं। 1914 से 1918 वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, एक
भयानक घटना होती है जिसे कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में एक संगठन बना जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन, यानी कि राष्ट्र संघ। इस राष्ट्र संघ ने बेल्जियम को दिया था रवांडा की जिम्मेदारी कि आप रवांडा पर गवर्न करो। तो बेल्जियम ने क्या करा, वही काम करा जो अन्य यूरोपीय देशों ने करा। बेल्जियम ने अपनी नीति डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो नीति अपनाई, और तुत्सी और हुतू समुदाय के बीच में दीवार खड़ी करने की कोशिश करी। बेल्जियम ने तुत्सी समुदाय का पक्ष लिया, उनको सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया, उनके लिए एक अलग विजिटिंग कार्ड बनाए जिससे साफ पता चलता है कि ये तुत्सी का है या ये हुतू का या ये कोई अन्य कम्युनिटी का है। हुतू कम्युनिटी धीरे धीरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ती गई और तुत्सी बढ़ते गए। इसके खिलाफ धीरे धीरे क्या होता गया, हुतू समुदाय के अंदर विद्रोह होता गया, और उस विद्रोह की परिणति हुई 1959 में हुतू क्रांति। एक हुतू रिवॉल्यूशन हुआ जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि अब से हमारे देश में हुतुओं का ही राज चलेगा। और इससे क्या हुआ, जबरन तुत्सियों को पलायन करवाया गया, बहुत सारे तुत्सी लोग देश छोड़ के जाने लगे। और ये क्रम ये नहीं 1959 में ही नहीं रुक गया। 1962 में जब रवांडा को स्वतंत्रता मिली, तब वहां पर जो गवर्नमेंट बनी वो मेजोरिटी की बनी थी, हुतू कम्युनिटी की ही बनी थी। लेकिन उस गवर्नमेंट ने भी कोई ऐसा लिबरल पॉलिसी नहीं अपनाई, बल्कि तुत्सी कम्युनिटी के खिलाफ सरकारी हिंसा को बढ़ावा दिया। एक जातीय रूप से प्रेरित हिंसा होती गई, और ये हिंसा उस देश में कंटिन्यू चलती गई। लेकिन ये बहुत विभीषण हो गई थी 1994 में। 1994 में क्या हुआ था, वहां के एक उदारवादी नेता थे, हुतू नेता, लिबरल नेता थे, आपको इनका नाम याद रखना है, हब्यारी माना। ये हब्यारी माना किन के बीच में, ये हब्यारी माना हुतू और तुत्सी दोनों के ही बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। तो इनकी हत्या कर दी थी। इनको आप मान सकते हैं कि वहां के महात्मा गांधी, रवांडा के महात्मा गांधी मान सकते हैं, जो क्या कोशिश कर रहे थे, हुतू और तुत्सियों के बीच में शांति की। लेकिन इन्हीं की प्लान में हत्या कर दी गई। इसके बाद में क्या हुआ, अप्रैल और जुलाई के मध्य 100 दिन की अवधि के बीच में, मात्र 100 दिनों में लगभग 8 लाख से ज्यादा रवांडा के लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसमें दोनों ही कम्युनिटी के लोग थे, हुतू भी थे और तुत्सी भी थे, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नुकसान किसको हुआ, तुत्सियों को हुआ। तो ये एक तरीके का जातीय रूप से प्रेरित हिंसा थी। और अगर हम हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री देखें तो हमें पता लगता है कि इस तरीके की हिंसाओं से घिरा हुआ हमारा मॉडर्न इतिहास है। सब आप याद करिए, भारत का विभाजन, उस समय पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को बहुत भारी मात्रा में मारा गया, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और उनकी लाशों से भरी हुई ट्रेन भारत में भेजी जाने लगी। इसकी प्रतिक्रिया में भारत से क्या हुआ, भारत से भी कई विशाल मात्रा में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ। इसी तरह अगर हम अमेरिका में देखें तो श्वेत अश्वेत के बीच में मिलता है। तो विश्व में लगभग हर देश में ऐसी एक अवस्था आती है जब वहां की दो कम्युनिटियों के बीच में भारी मात्रा में हिंसा होती है, और ऐसा ही कुछ रवांडा के साथ हुआ था। अब आप देखेंगे कि आखिर ये तो रवांडा में हुआ था, एक अफ्रीकी देश में हुआ था, इसकी में फ्रांस की क्या भूमिका थी, एक यूरोपीय देश फ्रांस की क्या भूमिका थी कि उसके कारण उसको इतने साल बाद माफी मांगनी पड़ी। तो हुआ यूं था, 1994 में जब गृह युद्ध चल रहा था हुतू और तुत्सी के लोगों के बीच में, तो फ्रांस को एक बार लगा कि ये जो तुत्सी विद्रोही है, ये कहीं हुतू सरकार को हरा न दे, क्योंकि फ्रांस के हित इससे जुड़े हुए थे। फ्रांस के हित हुतू से ठीक उसी प्रकार जुड़े हुए थे जिस प्रकार बेल्जियम के हित किससे जुड़े हुए थे, तुत्सियों से जुड़े हुए थे। तो उसे लगा कि अगर तुत्सी कम्युनिटी कहीं काबिज हो गई सरकार पर तो क्या होगा, रवांडा हमारे हाथ से चला जाएगा। उसके जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हुए थे वो किससे जुड़े हुए थे, हुतू से जुड़े हुए थे। तो उसने रवांडा में अपनी सेनाएं भेजी। उन सेना ने, अब क्या हो रहा था, अब तुत्सियों पर दोहरी मार पड़ी। उन्हें हुतू लोग तो मार ही रहे थे, उसके साथ में उन्हें फ्रेंच लोग भी फ्रेंच जो आर्मी थी वो भी मार रही थी। और उन्होंने न केवल है ना अपनी सेना भेजी, बल्कि जो नरसंहार में शामिल थे कई हुतू षड्यंत्रकारियों को बचाया, अपने यहाँ पर शरण भी दी। तो इस तरीके से फ्रांस ने क्या करा, फ्रांस ने तुत्सियों के खिलाफ जो हुतू लोगों की आग थी, दुश्मनी थी, उसमें आग में घी डालने का काम करा। इस तरीके से, इसीलिए तुत्सी लोगों की नजरों में फ्रांस की बहुत बुरी भूमिका है। बाद में हुतू कम्युनिटी से भी फ्रांस का बैर हो गया, और फ्रांस क्या हुआ,
फ्रांस के संबंध धीरे-धीरे रवांडा से बिगड़ने लगे। उन्हीं संबंधों को मजबूत बनाने के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन रवांडा गए और वहां पर उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों से जो गलती हो गई या हमारा जो उस समय का तत्कालीन नेतृत्व था वो इस समस्या को सही ढंग से सॉल्व नहीं कर पाया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं और अब हम हुतू और तुत्सी दोनों ही कम्युनिटी के खिलाफ किसी भी तरीके की नफरत नहीं रखते हैं। तो इस तरीके की नीति को क्या बोलते हैं? इस तरीके की नीति को बोलते हैं कि एक माफी नीति। और अगर आप इतिहास देखेंगे, थोड़ा सा बैक में जाते हैं, भारत के संदर्भ में देखते हैं, तो आपको याद होगा कामागाटा मारू प्रकरण। इतिहास में चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कामागाटा मारू प्रकरण। नहीं हो तो आज अपने नोट्स को खंगालिएगा। कनाडा में क्रांतिकारियों की जहाज आई थी, उसको उसको भारत कनाडा गवर्नमेंट ने अपने यहाँ पर उतरने नहीं दिया। उसके कारण क्या हुआ, बहुत भारी मात्रा में हिंदू, सिख और मुसलमानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके लिए कनाडा को जिम्मेदार माना जाता है। इतने साल बाद कनाडा के प्रधानमंत्री भारत से माफी मांगते हैं कि हम उस समय ये हमारे देश से गलती हुई, इसके लिए हम माफी मांगते हैं। इसी तरीके से आपको याद होगा, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब भारत यात्रा पर आए थे तो वो गए थे जलियांवाला बाग में। वही जलियांवाला बाग अमृतसर में, जहां पर मेजर डायर ने क्या करा था, जो निशस्त्र बैठे हुए थे आंदोलनकारी, उन पर गोलियां चला दी थी और एक भारी मात्रा में हत्याकांड हुआ था, तो उसके लिए माफी मांगी। तो इस तरीके की माफी से क्या होता है, जो पुराने जख्म है उन पर एक मरहम का काम करते हैं। अगर आईआर की दृष्टि से देखें, पेपर सेकंड की दृष्टि से देखें, तो आईआर में एक पॉलिसी, दो तरीके की कोई भी देश पॉलिसी अपनाता है। एक होती है हार्ड पॉलिसी और दूसरी क्या होती है, सॉफ्ट पॉलिसी। तो ये एक तरीके की सॉफ्ट कूटनीति है, जिसमें दिल जीतने की कोशिश होती है किसी दूसरे देश की बाय सॉफ्ट स्किल। तो ये भी एक तरीके की सॉफ्ट स्किल ही है कि प्राचीन काल में जो गलती हो गई उसके लिए अब हम माफी मांग रहे हैं, अब से ऐसा नहीं होगा। और ये एक वैश्विक नैतिकता का भी टॉपिक है, जिसके अंतर्गत क्या है कि अगर किसी विकसित देश से कोई गलती हो जाए तो वो विकासशील देश या कमजोर देश के खिलाफ उसको आधिपत्य जमाने की बजाय अभी वर्तमान में जब विश्व एक बंधुत्व का, ग्लोबलाइजेशन का जमाना आ गया है, तब उसे कहे कि भैया हमसे गलती हो गई, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो आपने देखा, एक छोटा सा टॉपिक था, उस टॉपिक से रिलेटेड हमने कितने सारे सब डायमेंशन जोड़े, कितनी जगह उसको इंटरलिंक करा। हमने उसकी ज्योग्राफी देखी, हिस्ट्री देखी, उनके ट्राइब्स देखी, और आईआर और इथिक्स में उनका क्या क्या रोल है ये हमने जानने की कोशिश करी। इसी तरीके की वीडियो लेकर मैं आपको करंट अफेयर के टॉपिक बताता रहूंगा। आप सभी का धन्यवाद। आपके सुझाव और प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत धन्यवाद।